दोस्तों नमस्कार। हिंदी संगम .com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नया चैप्टर लेकर हिंदी साहित्य का आदिकाल लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें आप सभी लोगों को जो है पूरे मनोयोग से जो है इसका वाचन करना है, पाठन करना है और लेखन भी करना है। कोशिश कीजिए कि संभव हो तो इस वीडियो को देखिए और उसके बाद इन सभी को जो है नोट कर लीजिए, तो आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आपकी तैयारी भी जो है बेहतर होती जाएगी। तो आइए ध्यान देते हैं कि आदिकाल में आदिकाल का समय है 700 से लेके 1450 ईस्वी तक के समय को आदिकाल के अंतर्गत किया गया है। ग्रियर्सन ने आदिकाल की सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की अंतिम सीमा 1318 मानी है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल की अंतिम सीमा 1343 मानी है। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक 13वीं शती है। अपभ्रंश हिंदी नहीं, इस मत को मानने वाले विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ सिद्धों की रचनाओं से माना जाता है। आदिकालीन साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का पक्ष लुप्त है। हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्रकृति की अंतिम अवस्था से माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। वल्लभी के राजा धारसेन की शिलालेख में पहले पहल अपभ्रंश का नाम मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। प्रारंभिक हिंदी का नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सबसे पहले घोषित किया कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि मानते हुए 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश को प्रकृत भाष हिंदी प्राकृतिक रूढ़ियों से बद्ध हिंदी कहा है तथा 993 ईस्वी से हिंदी का आरंभ माना। संवत 1050 प्रकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी के आरंभिक रूप को भोला शंकर व्यास ने अवहट्ट नाम दिया है। राहुल संकृत्यायन ने केदारनाथ पांडे ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया है। अपभ्रंश व प्रारंभिक हिंदी के कवियों के रूप में मान्यता प्रदान की है। हिंदी के प्रथम कवि अब ध्यान देंगे कि हिंदी के प्रथम कवियों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो 7वीं शताब्दी के कवि सरहपाद, इन्हीं को सरहपा भी कहा गया है। सरहपा को राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपा 84 सिद्धों में से एक हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जिसका प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ, इस ग्रंथ में शालभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। उनकी रचना भारतेश्वर बाहुबली रास को वे हिंदी का प्रथम रचना मानते हैं, जिसकी रचना 1184 ईस्वी में हुई। यहाँ इन दोनों कवियों की रचना का एक नमूना प्रस्तुत है, जो सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि सरहपाद की भाषा हिंदी के अधिक निकट है, किंतु शालिभद्र सूरि की भाषा हिंदी जैसी नहीं लगती। पहला है, जहाँ मन पवन
जहाँ मन पवन न संचरई, रवि सच नहीं पवेश। यहाँ पे सस होगा, रवि सस नहीं पवेश, ताहि वट चित्त विषाम करु, सरहे कही उवेश। सरापा की है ये 7वीं शताब्दी। आगे है उपन्नु ए केवल नाम तऊ, तिरहुतई सिरहे शिव ए, आतिक ए भरम नरिंद सिंह अवधापुरी ए। ये इसको जो है मुनि शालिभद्र सूर्य ने लिखा है। आगे स्पष्ट ही सरहपाद की रचना में आए शब्द मन पवन रवि शशि चित्र हिंदी के जो है शब्द हैं। सरहपाद 7वीं शताब्दी हिंदी के प्रथम कवि हैं। पुण्य पुष्प 7वीं शताब्दी शिव से सिंगर एवं ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं ने पुण्य पुष्प दत्त को जो है हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। सरहपाद 8वीं शताब्दी राहु संकेतायन ने इनको जो है हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है, जबकि स्वयंभू का समय 8वीं शताब्दी है और इनको जो है राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। आगे है शालिभद्र सूर्य। शालिभद्र सूर्य का समय है 1184 ईस्वी और गणपत चंद्रगुप्त ने जो है इनको हिंदी साहित्य का प्रथम कवि स्वीकार किया है। अब्दुल रहमान का समय 13वीं शताब्दी है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। कवि भुआल का समय 10वीं शताब्दी है और ये हिंदी के प्रथम कवि हैं, जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया है। भुआल कवि का समय 10वीं शताब्दी है और जो है इन्होंने भुआल का समय 10वीं शताब्दी है। ये हिंदी के प्रथम ऐसे कवि हैं जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया है। आगे डॉक्टर वी भट्टाचार्य। डॉक्टर वी भट्टाचार्य को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। डॉक्टर वी भट्टाचार्य जो है सरहपाद को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। हिंदी की प्रथम रचना। हिंदी की प्रथम रचना के बारे में ध्यान देंगे तो सरहपाद आज हिंदी के प्रथम कवि अवश्य हैं, किंतु इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं होती। महापंडित राहु संकेतायन ने हिंदी काव्यधारा में सरहपा की कुछ मुक्तक रचनाओं को स्थान दिया है। यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली कृति का निर्धारण करना हो तो वह जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को ही माना जा सकता है। इस ग्रंथ में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है। इस ग्रंथ की रचना 930 ईस्वी में की गई। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को प्रकृत तथा दोहे को अपभ्रंश का प्रमुख छंद माना है। क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश को हिंदी के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। रामविलास शर्मा का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग भी कहा है। आगे कालीन रासो या चारण साहित्य। आदिकालीन साहित्य में वीर भावना से प्रेरित होकर रचे गए काव्य ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ उल्लेखनीय है कि आदिकाल में ही जैन कवियों द्वारा रास काव्य सृजन भी हुआ, किंतु इस गीत नृत्य परक रासो काव्य परंपरा का मुख्य उद्देश्य जैन धर्म अथवा उनके अनुकूल आचार विचार करना था। रासो शब्द की उत्पत्ति।
रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है। यहाँ पे देखिए, रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान गार्सा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विचार किया और उसे राजसूय शब्द से उत्पन्न माना है। रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान गार्सा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विचार किया और उसे राजसूय शब्द से उत्पन्न माना, किंतु उनका यह मत है कि वीरगाथा काव्य में राजसूय यज्ञों का उल्लेख है, अतः रासो शब्द राजसूय से निर्मित हुआ। अब यह तर्क संगत नहीं माना जाता, क्योंकि सभी चारण काव्यों में राजसूय यज्ञ का उल्लेख नहीं मिलता। साथ ही ऐसी रचनाएं भी मिलती हैं जो रासो नाम से अभिहित तो की गई हैं, पर उनकी विषय वस्तु वीर परक न होकर प्रेम परक है। कुछ अन्य विद्वानों ने रासो शब्द को राजस्थानी भाषा के रास शब्द से जुड़ने का प्रयास किया है, जिसका अर्थ है लड़ाई, झगड़ा, युद्ध, परंतु यह मत भी कल्पना पर आधारित है, क्योंकि कई रासो ग्रंथों में युद्ध का नितांत अभाव है। डॉक्टर नारोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजस्थानी भाषा के रसिक शब्द से मानी है, जिसका अर्थ है कथा कल्प। उनके अनुसार रसिक से रासो का विकास निम्न क्रम में हुआ: रसिक, राउस और रासो। यद्यपि चारण काव्य के संदर्भ में यह तर्क उचित जान पड़ता है, किंतु अपभ्रंश भाषा में ऐसे अनेक काव्य ग्रंथ पहले ही उपलब्ध हैं जिनका नाम रासक या रास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध रसायन से जोड़ दिया है। उन्होंने विसल देव रासो की एक पंक्ति अपने मत के समर्थन में उद्धृत किया है, जिसमें रसायन शब्द का उल्लेख हुआ है। 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभई, शारदा तूठी ब्रह्मा कुमार। और देखते हैं इन पंक्तियों को, तो इसमें लिखा है कि 1272 मझारी, जेठ बदी नवमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभई, शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत सर्वाधिक समाचीनी है। उन्होंने संस्कृत के रासक शब्द से इसकी व्युत्पत्ति माना है। उनके अनुसार रासक एक छंद भी है और एक काव्य भेद भी। आदि काव्य में रचित वीर गाथाओं में चारण कवियों रासक, यहाँ पे रासक होगा, यहाँ पे रासक शब्द का प्रयोग चरित्र का अभियोग के लिए किया है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि इसमें 29 मात्राओं का एक शब्द प्रचलित रहा है। नहीं होगा, यहाँ पे एक छंद होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आगे से हम ध्यान रखेंगे कि इसमें 29 मात्राओं का एक छंद प्रचलित रहा है, जिसे रास या रासा कहते थे। राशिफल उन रचनाओं को कहा जाता था, राशिफल नहीं, राशिफाग उन रचनाओं को कहा जाता था जिसमें रासक छंद की प्रधानता रहती थी। एक बार पुनः देखेंगे कि रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत सर्वाधिक समाचीनी है। उन्होंने संस्कृत के रासक शब्द से इसे व्युत्पन्न माना है। उनके अनुसार रासक एक छंद भी है और एक काव्य भेद भी।
आदि काव्य में आदि काल में रचित वीर गाथाओं में चारण कवियों ने रासक शब्द का प्रयोग चरित का अभियोग के लिए किया है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि अब इसमें 29 मात्राओं का एक छंद प्रचलित रहा है जिसे रास या रासा कहते थे। रासफाग उन रचनाओं को कहा जाता था जिसमें रासक छंद की प्रधानता रहती थी। आगे चलकर रास काव्य ऐसी रचनाओं को कहने लगे जिसमें किसी भी गेय छंद का प्रयोग किया गया हो। प्रारंभ में रास छंद केवल प्रेमप्रद रचनाओं के पूर्व किए गए, परंतु कालांतर में वीर रस युक्त रचनाएं भी इसी छंद में लिखी जाने लगी। रासक शब्द से रासों की व्युत्पत्ति निम्न क्रम में हुई: रासक, रासआ, रासा, रासो। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त एवं डॉक्टर दशरथ शर्मा ने आचार्य द्विवेदी के मत का समर्थन किया, अतः यही मत प्रायः मान्य है। रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत देखेंगे तो गारसा दत्तासी ने राजसूय शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है, जबकि नरोत्तम स्वामी ने रसिक से या रासक से जो है रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से रास या रासो, कवि श्यामल रासो से हिंदी साहित्य में रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। कवि श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य से जो है रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। हर प्रसाद शास्त्री ने राजयश शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। नंद दुलारे वाजपेयी ने रास शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक को एक छंद एवं काव्य भेद उपरूप भी माना है, जो कि सर्वमान्य है। गणपत चंद्रगुप्त ने रासक, रास, रासा, रासु, रासो आदि जो है से विकास क्रम की ओर जो है रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में अपना मत प्रकट किया है, जबकि माता प्रसाद गुप्त दशरथ शर्मा ने रासक से जो है रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राउस या रस से माना है। अब आगे रासो काव्य परंपरा। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी रासो काव्य परंपरा को दो वर्गों में विभक्त किया है: धार्मिक रासो काव्य परंपरा, ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा। धार्मिक रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत उन ग्रंथों को लिया जा सकता है जो जैन कवियों द्वारा लिखे गए हैं, जिनमें जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों को चरित्र नायक बनाया गया है। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने मुनि शालिभद्र द्वारा रचित भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का प्रथम रास का निर्धारण किया है। यहाँ रास होगा, राष्ट्र नहीं होगा। इसी परंपरा से कुछ अन्य ग्रंथ एवं उनके रचनाकारों का विवरण निम्नलिखित है। आगे भारतेश्वर बाहुबली रास 12वीं-13वीं शताब्दी। इसके रचनाकार हैं शालिभद्र सूरि। बुद्धिरास मुनि शालिभद्र, चंदनबाला रास कवि अशोक कवि, स्थूलभद्र रास जिनधर्म सूरि, रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरि, कच्छुर रास प्रज्ञा तिलक, जिन पद्म सूरि सारमूर्ति। पंच पांडव चरित रास शालिभद्र सूरि, गौतम स्वामी रास उदयन ने लिखा है। गए सुकुमार रास जो है 14वीं शताब्दी
दिल्हड़ ने लिखा है। किसने लिखा है? दिल्हड़ ने लिखा है। जय तिहुअण अभय देव सूर ने लिखा है। पुराण सार चंद्र मुनि ने लिखा है। करकंड चरीव कनकांवर मुनि ने लिखा है। सुदर्शन चरीव कवि ड़यनंद ने लिखा है। संघपट्टक जिन वल्लभ सूरी ने लिखा है। योग सार योग जो है चंद्र मुनि प्रसिद्ध दोहाकार। योग चंद्रमुनि होगा, चंद्रमुनि नहीं है। यहाँ से जो है ये यहाँ से योग सार किसने लिखा है? योग चंद्रमुनि प्रसिद्ध दोहाकार हैं, उन्होंने लिखा है। और उसके बाद है चांचर काल स्वरूप कलंक एवं एस रसायन, जिसे उपदेश रसायन भी कहते हैं, जिनदत्त सूर्य ने लिखा है। एग्जाम में पूछा जाता है कि उपदेश रसायन की रचयिता किसने है, तो जिनदत्त सूर्य हैं। ललित विस्तार धूर्त आख्यान जसहर चरिव संबोध प्रकरण रेम माह चरिव किसने लिखा है, तो हरिभद्र सूर्य ने लिखा है। कुमार पाल प्रतिबोध की रचना सोमप्रभ सूर्य ने की है। स्थूल भद्र फाग की रचना जिन पद्म सूर्य ने किया है। जम्बू स्वामी रास की रचना धर्म सूर्य ने किया है। जबकि संघ समरा रासा की रचना अम्बदेव सूर्य ने की है। नेमिनाथ फाग की रचना जो है राजशेखर सूर्य ने की है। आगे है, इन सभी कृतियों में कृतकारों का उद्देश्य धर्म तत्व का निरूपण करना है। इनके कथानक का स्रोत जैन पुराण है। इसमें प्रबंध शैली का निर्वाह सफलतापूर्वक किया गया है। छंदों की विविधता इन राष्ट्र काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। इन सभी पुस्तकों के अतिरिक्त इस प्रकार की कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं, जैसे जय चंद्र प्रकाश 1224 प्रबंध काव्य भट्ट केदार ने लिखा है। फिर जय में जस चंद्रिका 1243 में प्रबंध काव्य है, ये भी मधुकर कवि ने किया है। विद्यापति पदावली की रचना विद्यापति ने की है। खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो ने। ढोला मरूरा दूहा कुशल लाभ कल्लोल कवि ने। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मरूरा दूहा की दोनों को हेमचंद और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। ऐतिहासिक काव्य परंपरा। ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत वह ग्रंथ आते हैं जिन्हें वास्तविक रूप से आदिकालीन हिंदी रासो काव्य परंपरा में स्थान दिया जा सकता है। चारण कवियों द्वारा रचित हिंदी वीरगाथा काव्य इसी काव्य के अंतर्गत आता है। हिंदी रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले इन रंगों को इन ग्रंथों की सूची निम्नवत है। विशल देव रासो, वीर गीत, नरपत नाल, पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य है, चंद्रवरदाई, परमाल रासो वीर गीत है, 1236 ईस्वी में है। इसकी रचना जगनिक ने की है। कुमार रासो प्रबंध काव्य है, 1729 ईस्वी में लिखा गया है। इसके रचनाकार हैं दलपत विजयपाल रासो वीर गीत है। कैसा रचना है, तो वीर गीत है, जो 16वीं शती में लिखा गया है। इसके रचनाकार हैं नल्ह सिंह। आगे हमीर रासो 1357 ईस्वी में रस गंगाधर ने लिखा है। बुद्धि रासो जल्लड़ ने लिखा है। रणमछंद वीर गीत है, जो 1454 ईस्वी में श्रीधर ने लिखा है। जय में जस चंद्रिका प्रबंध काव्य है। इसकी रचना 1243 में
मधुकर भट्ट ने की है। ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा में के कवि राजाश्रित थे, जिनका उद्देश्य अपने आश्रयदाता के शौर्य एवं ऐश्वर्य की एक संयुक्त पूर्ण प्रशंसा करना है। अति संयोगपूर्ण प्रशंसा करना था। यद्यपि इन ग्रंथों में ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख है, परंतु ऐतिहासिक ग्रंथों का अभाव एवं कल्पना की प्रचुरता है। इन रचनाकारों में पात्रों का जो चरित्र अंकन किया गया है, उसमें हमें सामंती जीवन की पूरी झलक मिलती है। आगे है पुरानी राजस्थानी एवं मिश्रित अपभ्रंश मिश्रित ब्रजभाषा अर्थात पिंगल का प्रयोग भी रासो काव्य परंपरा में हुआ है। वीर रासों की सहज अभिव्यक्ति एवं मध्यकालीन सामंतवादी जीवन के यथार्थ चित्रण की दृष्टि से रासो काव्य परंपरा के ग्रंथ महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग जोधपुर के कवि राजा बांकीदास के सुकवि बतीसी में हुआ है, जिसकी रचना संवत 181 में की गई। आदिकालीन भाषा डिंगल थी और पिंगल थी। तो डिंगल अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के योग से बनी थी, जो पिंगल थी अपभ्रंश और ब्रज भाषा के योग से बनी थी। यहाँ पर इस काव्य परंपरा के प्रमुख ग्रंथों का परिचय इस प्रकार है। नरपति नाल कृत विसल देव रासो। इस ग्रंथ के रचयिता इस ग्रंथ के चरित्र नायक विग्रहराज चतुर्थ एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। विसल देव रासो मुक्त गीत काव्य है, किंतु अन्य रासो काव्य की भांति इसमें भी अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियां हैं, जो प्रमाणित करती हैं कि इस ग्रंथ में तथ्य कम और कल्पना अधिक है। विसल देव रासो की रचना यद्यपि आदिकाल में हुई है, तथापि अन्य रासो काव्य की भांति यह वीरगाथात्मक कृति न होकर एक वीर काव्य है, जिसका मूल रूप वस्तुतः गेय काव्य का था। गेय काव्य होने के कारण इसका स्वरूप परिवर्तित होता रहा। विसल देव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है, जिसे 4 खंडकाव्य में विभक्त किया गया है। प्रथम खंड में अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ विसल देव का परमवंशीय राजा भोज की कन्या राजमती के विवाह दिखाया गया है। राजमती से विवाह दिखाया गया है। द्वितीय खंड में रानी के व्यंग से रुष्ट होकर राजा के उड़ीसा में चले जाने की कथा है। 12 वर्ष तक विसल देव उड़ीसा में रहता है और उनके विवाह में रानी राजमती अत्यधिक वेदना का अनुभव करती है। रानी का यह विरह वृत्तांत तृतीय खंड में वर्णित है। विसल देव रासो में 125 छंदों की एक प्रेमपरक रचना है। विसल देव रासो 125 छंदों की एक प्रेमपरक रचना है, जिसमें संदेश रासक की भांति विरह की प्रधानता है। विरह के स्वाभाविक चित्र भी इसमें अंकित किए गए हैं। कवि ने प्रकृति के स्मरणीय चित्र अंकित करके इस काव्यकृत के महत्व को द्विगुणित कर दिया है। शुक्ल जी के अनुसार वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक है। पर यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को यानी विसल देव रासो को जो है वीर गीत के रूप में किसके रूप में वीर गीत के रूप में इस पुस्तक को माना है और कहा है कि यह वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक है। आचार्य शुक्ल ने
विशाल देवरासो की भाषा को राजस्थानी माना है, जिसका व्याकरण अपभ्रंश के अनुरूप है। विशाल देवरासो में शंखभरी नरेश, विशाल देवरासो में शंखभरी नरेश विशाल देव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह योग और पुनर्मिलन का वर्णन है। प्रधानता यह श्रृंगारी काव्य है और यह वीरगाथात्मक नहीं है। हिंदी काव्य प्रयुक्त होने वाला बारहमासा वर्णन सर्वप्रथम विशाल देव में हुआ है। आचार्य शुक्ल ने वीर का परंपरा का प्रथम ग्रंथ विशाल देवरासो को स्वीकार किया है। देखिए नोट क्या है। बात यह है कि प्राकृतिक पैगलम में बब्बर, विद्याधर, जज्जल, हरब्रहन कवियों की रचनाएं मिलती हैं। इन सब की रचनाएं मिलती हैं। आगे ध्यान देने योग्य बात है कि ये सारी चीज़ें आप लोग जो है नोट्स बना लीजिए, नोट करके वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए और तैयारी करते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए मैं बी पाल आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर आपकी सभी मनोवांछित कामना पूरी करे तथा इच्छित कार्यों में निश्चित सफलता प्रदान करे। थैंक यू।